आपका बंटी भाग 13। बंटी के दिल में उठता तूफान। अपने घर से उखड़कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ गया। क्लास में बैठा रहता है तो मन में घर तैरता रहता है। मम्मी, अम्मी, मम्मी का कमरा, कमरे का जादू और भी जाने क्या क्या। सबके बीच होकर भी जैसे वह सबसे कटा छटा, अलग थलग सबको देखता रहता है। और जब घर में होता है तो आंखों के आगे कभी स्कूल तैरता रहता है तो कभी अपना पुराना घर, अपना बगीचा, बगीचे का एक एक पौधा और पौधे की एक एक पत्ती, फूफी, माली दादा, मम्मी, वहाँ वाली मम्मी। रात में कहानी पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकुमार की जादू की दूरबीन उसकी आंखों पर लग जाती है। लो, नीली रोशनी में नाया हुआ मम्मी का कमरा आंखों के सामने झिलमिलाने लगता है। कमरा, कमरे की हर चीज और वह सब कुछ जो उसने वहां देखा था। बस जहां वह होता है वहीं नहीं रहता और सब जगह रहता है। सब कुछ देखता रहता है। एक रेल 125 यात्रियों को लेकर जा रही है। एक स्टेशन पर उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं। तो बताओ, पापा रेल में बैठकर कब जाएंगे? आज पापा को वह जरूर जरूर चिट्ठी लिखेगा, सारी बात लिखेगा। पहले कुल यात्रियों में से उतरने वाले यात्रियों को घटाओ, फिर बचे हुए यात्रियों में चढ़ने वाले यात्रियों को। फूफी को ठेलकर चपरासी ने चढ़ा दिया। पता नहीं और कितने यात्री चढ़े। बस भीड़ ही भीड़ थी। ढेर ढेर सारे आदमी। कोई गिन सकता था? वह सारा शोर आसपास बन बनाने लगा। नहीं, शायद सब लड़के बातें करने लगे। कुछ पता ही नहीं किसको घटा दिया, किसको जोड़ दिया। अच्छा हुआ सर ने एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा, नहीं तो क्या बताता वह। अब मम्मी से समझेगा। मन तो करता है कुछ नहीं समझे, सब गलत करके ले आए, फेल हो जाए। फिर मम्मी पूछें तो उससे ही कि क्यों फेल हो गया। सचमुच फेल हो गया तो अमी और जोत क्या सोचेंगे? फेलू, फेलू। अमी सामने से दौड़ गया। डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? पर इस बार वह जरूर फेल हो जाएगा। उसके दिमाग में कुछ भी तो नहीं घुसता। पढ़ने में उसका बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं लगता। पापा को मालूम पड़ेगा तो। बंटी स्कूल से लौटा तो घर में घुसते ही नजर फिर उसी लाल तिकोन पर गई। तीसरा बच्चा। इस समय घर में कोई नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है। उस घर में भी तो स्कूल से आकर वह अकेला ही रहता था। मम्मी तो उसके बाद आती थी। पर इस घर में आकर पुरानी बात भी नई लगती है, नई और अजीब। यहाँ अकेले होकर वह कितना ज़्यादा अकेला हो जाता है। सबके आने तक बस गुमसुम बैठा रहता है। भारी भरकम बस्ता कमरे के एक कोने में रखा और फिर लाल हो आई अपनी उंगलियों को सहलाने लगा। तभी नजर दीवार के सहारे रखी हुई नई मेज पर गई। पुलक्कर वह मेज के पास गया, एकदम नई और चिकनी। हाथ फेर कर देखा तो अच्छा लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि लौट आया। गड़े हुए दांतों का दर्द जैसे फिर से कहीं उभर आया। नहीं, वह कोई मेज वेज नहीं लेगा। यहाँ का कुछ भी नहीं लेगा। अमी और जोत अपनी अपनी मेज पर बैठकर काम करेंगे। उसने तो एक कोने में जमीन पर ही अपना सब कुछ जमा लिया है। इन दोनों के साथ जब वह रोज रोज जमीन पर बैठकर पढ़ा करेगा तो मम्मी कितनी दुखी होंगी, कितना परेशान होंगी। अच्छा है, वह चाहता है कि मम्मी परेशान हो, दुखी हो। यहाँ आकर जाने कैसे मम्मी की परेशानी और दुख के साथ उसका संतोष और सुख जुड़ गया है। एक बदला, बदला और एकाएक ख्याल आया। वह इस समय पापा को चिट्ठी क्यों नहीं लिख लेता? अगर आज पूरी नहीं हुई तो फिर कल उसी समय लिखेगा। 2-3 दिन में तो पूरी हो ही जाएगी। किसी के सामने तो लिख भी नहीं सकता। प्राइवेट वाली जो है, अधूरी चिट्ठी अपने कपड़ों के नीचे छिपा कर रख देगा बस। इस बार अगर पापा ने चलने को कहा तो वह चला जाएगा। मम्मी खूब रोएंगी। रोती रहें। किसी काम से बंसीलाल उधर आया। आ गए बंटी भैया? और चला गया। खाने नाश्ते की कोई बात नहीं हुई। उसे कौन भूख लगी है? मम्मी के कमरे का दरवाजा उड़का हुआ है बस। एक बार भीतर जाने की इच्छा हो आई। बंटी ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा साफ और जमा हुआ। वह भीतर घुसा तो मन में एक अजीब सा भय समा गया, जैसे कोई चोरी कर रहा हो। और क्षण भर को इच्छा को दी कोई चीज यहाँ से उठाकर ले जाए और अपनी अलमारी में छिपा दे। लंबूतरी। पलंग को देखते ही
फिर गंदी गंदी बातें दिमाग में आने लगी। उंगलियों का क्रॉस कितना बेकार हो जाता है ऐसे मौके पर। फिर एक डर, और डर से भी ज्यादा कौतूहल। उसने धीरे से टेबल की दराज खोली। पता नहीं क्या निकल आए, पर ज्यादा उलटने पलटने की हिम्मत नहीं हुई, सो वापस बंद कर दी। रोज थोड़ा थोड़ा करके देखेगा तो एक दिन जरूर पता लगेगा, पर क्या, उसे खुद नहीं मालूम कि किस बात का पता लगाना है। वह तो इतना जानता है कि इस कमरे में बहुत सी बातें हैं, बड़ी अजीब अजीब, रात में होने वाली, छिपकर होने वाली। उस दिन रात में डर कर जब आ गया था, तो क्या मालूम था कि यहाँ क्या पता लग जाएगा। ऐसी और भी बहुत सी बातें होंगी इस कमरे में। और फिर वैसा ही देख जान लेने को मन उकलाने लगा। अचानक बाहर कोई खटका हुआ, तो बंटी भागकर अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करना भी भूल गया। अब तो जरूर पता लग जाएगा। पापा की चिट्ठी कल शुरू करेगा। आज सोच ले कि क्या क्या लिखना है। बंटी पोर्टिको की सीढ़ियों पर आ खड़ा हुआ। सामने से ऊबड़ खाबड़ मैदान के बीच ही कहीं अपना बगीचा लहलहा आया। गुलाब, डेलिया, मोरपंखी की मीनारें, हवा में थिरकती हुई घास की फुनगियां, घास के बीच बल खाता पाइप। आज भी माली दादा आएगा। उसकी पानी देने की छोटी सी झाड़ी, छोटी सी कुदाली, फावड़ा सब लेकर। ये सब वहीं छूट गए थे। गाड़ी फाटक में घुसी तो लगा जैसे वह इतनी देर तक अमी और जोत की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी भीतर आई तो देखा मम्मी भी उन्हीं लोगों के साथ आ गई हैं। खटखट फाटक खुले। आगे आगे बस्ता लिए अमी और जोत, पीछे पर्स लिए मम्मी लाल तिकों। तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी राह देख रहा था? जोत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपनी मेज देखी बेटे? पसंद आई? यह क्या, जमाई नहीं किताबें? हर काम मैं ही करूंगी तेरा। 8 बजे डॉक्टर साहब लौटे और 8:30 पर सब लोग खाने की मेज पर आ गए। पापा, बंटी भैया की मेज आ गई। फिर भी उन्होंने अपनी किताबें उस पर नहीं रखी। मम्मी ने खूब समझाया, पर आपको चावल दूं या चपाती? पर डॉक्टर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें बंटी के चेहरे पर जम गईं। नज़रें मिलते ही बंटी ने आंखें नीची कर लीं। अब कनखियों से मम्मी को देख रहा है। उनका परोसता हाथ जैसे रुक गया है। क्यों बंटी, मेज पसंद नहीं आई बेटे? हमने तो सबसे अच्छी वाली मेज पसंद की थी तुम्हारे लिए। बंटी चुप, मम्मी भी चुप। बंटी भैया कहता है उस जमीन पर ही पड़ेगा, मेज पर कभी पड़ेगा ही नहीं। चुगलखोर, सुअर कहीं का। मम्मी बिना किसी से कुछ पूछे सबकी प्लेटों में कुछ ना कुछ डालने लगी हैं। तुम इतनी जिद क्यों करते हो बेटे? कोई अच्छी बात है इस तरह जिद करना? अभी खाना खाकर अपनी किताबें मेज पर जमाओगे, हम देखने आएंगे, समझे? डॉक्टर साहब ने जैसे अंतिम फैसला दे दिया और खाना खाने लगे। बंटी ने भी फैसला सुन लिया और खाना खाने लगा, चुप और नजरें नीचे। अमी लगातार बोले जा रहा है बेवकूफ की तरह। मम्मी मांगने पर सबको कुछ ना कुछ दे देती हैं, अपनी ओर से भी पूछ लेती हैं। पर बंटी जानता है कि मम्मी भी उसकी तरह बिल्कुल चुप हैं। पर वे परोस कैसे रही हैं? उनकी आंखें तो बंटी की प्लेट में चिपकी हुई हैं, बंटी को देखे जा रही हैं, एक टक घूर घूर कर। और एक टक देखने से ही जैसे आंखों में तराइयां आ गई हैं, गीली गीली आंखें। खाने के बाद मम्मी ने जल्दी जल्दी किताबें मेज पर जमा दी। जमा ले बंटी, पापा गुस्सा होंगे, जोत समझा रही है। मम्मी भी होठों ही होठों में कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं। बस बंटी चुपचाप खड़ा है, न बोल रहा है न विरोध कर रहा है। जब सब कुछ जम गया तो मम्मी गुस्से से बोली, बेकार की बातों पर जिद मत किया कर, समझा? सारे समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहना। और मम्मी जब अपने कमरे में घुस गई तो बंटी ने चुपचाप सारा सामान जमीन पर उतार लिया। पापा, मम्मी, बंटी भैया ने। अमी दौड़ गया। डॉक्टर साहब खड़े हैं शायद गुस्से में। पीछे पीछे मम्मी खड़ी हैं, शायद डरी हुई। और बंटी खड़ा है जैसे पत्थर। बंटी, तुमने फरवाही किया? ठीक है, तुम्हारी मेज हम कल ही वापस भिजवा देंगे। तुम जमीन पर ही काम करोगे, समझे? और आगे से इस तरह की जिद करोगे बेटे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? ऐसे कैसे चलेगा? बंटी की आंखों एकदम जमीन पर गड़ी हुई हैं, और वहां पहले से ही मम्मी की दो आंखें चिपकी हुई हैं। प्लेट वाली गीली आंखों के कोनों में गोल गोल बूंदें उभर आईं। टप टप। उसकी अपनी आंखों के आंसू मम्मी की आंखों में टपकने लगे, और दोनों के आंसू मिल गए। धूप ढल गई थी, पर उसकी गर्मी और चौंधा अभी भी बाकी है।
बंटी और जोत छत पर खड़े खड़े मूंगफली खा रहे हैं। जोत बोले जा रही है, पता नहीं क्या क्या। बंटी चुप। यहाँ छत पर खड़े होने से शहर दिखाई देता है। गुजपुच बने हुए घर, गलियां, आते जाते लोग, तांगे, पहाड़ियों की सरहदों से घिरे मैदान। देखे कितने दिन हो गए। बहुत दिनों से तो उन मैदानों की सैर भी नहीं की। पहाड़ की तलहटियों में झांका भी नहीं। कोई धुनी रमाए साधु, कोडन बनी राजकुमारी, पंख मारने वाली नील परी। तू बोलता क्यों नहीं बंटी? अभी भी गुस्सा है? अरे, इतना गुस्सा करते रहोगे ना बंटी, तो तुम्हारा ही खून जलेगा। हाँ, बाप का गुस्सा ले आए हो? लाल लाल आंखें करते हुए पापा। यू शट अप। तुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती जोत? कैसी थी तेरी मम्मी? अचानक बंटी पूछता है। ए, आती है थोड़ी थोड़ी। नहीं, अब नहीं आती। चाची अम्मा की आती है कभी कभी। छुट्टियों में हम इलाहाबाद जाएंगे उनके पास, तू भी चलना। मेरी मम्मी तुझे अच्छी लगती हैं? लगती हैं। मेरे पापा को देखेगी ना तो वो भी खूब अच्छे लगेंगे। खूब अच्छे हैं मेरे पापा। मैं उन्हें लिख रहा, खट से जीभ काट ली। धत तेरी की। वह कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जो इतनी सी बात भी छुपा कर नहीं रख सकता, वह क्या करेगा? इस बार जब पापा आएंगे तो मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूंगा। खूब घुमाते हैं मुझे, फिर भी, और फिर जो भी कहें सो दिलवाते हैं। तू चलेगी तो तुझे भी दिलवाएंगे। तू मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहता? मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे हैं। बंटी चुप। बंटी बेटा, और दो बाहें ले पटाई। आज रात में जब सब सो जाएंगे तो वह चुपचाप उठकर पापा को चिट्ठी लिखेगा। आगे से इस तरह की जिद करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? वह पापा के साथ चला जाएगा। मम्मी डॉक्टर साहब खाने की मेज पर बैठे हैं। बंटी पहुंचा तो मम्मी उसे देखते ही बोलती बोलती बीच में ही रुक गईं। जरूर उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। शिकायत, और क्या। खाना शुरू हुआ तो रोज की तरह हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। चुप है तो केवल बंटी। बंटी ने अब बोलना ही बंद कर दिया है। खाने के समय खा लेता है, सोने के समय सो जाता है, बाकी समय पढ़ता रहता है। कहानियाँ, हजार हजार बार पढ़ी हुई कहानियाँ, या फिर ड्राइंग बनाता है। डॉक्टर साहब लगातार उसकी तरफ क्यों देखे जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है? कहीं पता तो नहीं लग गया कि वह छिपकर उनके कमरे में जाता है, चीज़ें उलट पुलट कर देखता है, या कि वह पापा को चिट्ठी लिखने की बात सोच रहा है? अजीब सी बेचैनी होने लगी बंटी को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो जैसे सभी उसकी ओर देख रहे हैं, मानो वह कोई तमाशा हो। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी उसकी नहीं रह गई हैं। ये जानते हुए भी ऐसे मौके पर नज़र मम्मी की ओर ही उठती हैं। पर मम्मी डॉक्टर साहब की ओर देख रही हैं। डॉक्टर साहब जब बंटी को देखते हैं तो पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा डॉक्टर साहब की ओर ही देखती रहती हैं। त्रिकोण में तीन भुजाएं होती हैं, जैसे आबासा एक त्रिकोण है। बंटी, कल घूमने चलोगे हमारे साथ? क्लास में पढ़ाते हुए सर खट से डॉक्टर साहब में बदल गए। बंटी समझने की कोशिश कर रहा है। आबासा, घूमना, आजकल कुछ भी तो समझ में नहीं आता। चलो, कल तुम्हें घुमा कर लाएं, खूब दूर लंबी ड्राइव पर। हम भी चलेंगे पापा, लंबी ड्राइव पर। खूब मजा आएगा। आहा जी। अम्मी अपनी कुर्सी पर ही कुदकने लगा। नो नो, कल कोई नहीं जाएगा। तुम तो बिल्कुल नहीं। तुमने मेज को लेकर बंटी भैया को नाराज कर दिया ना। अब हम ले जाकर खुश करेंगे। यह सब डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उसने एक बार हिम्मत करके नजर उठाई और डॉक्टर साहब को देखा। वे उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बंटी को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगा। बहुत अच्छा। फिर उस चेहरे में से जाने कैसे पापा का चेहरा उभर आया, जैसे चश्मा बदलकर पापा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उस चेहरे की मुस्कान उसके अपने चेहरे पर चिपक गई। केवल चेहरे पर ही नहीं, जैसे हाथ पैरों में भी चिपक गई, मन में भी चिपक गई। चलूंगा, उसने धीरे से कहा। कैसे जाएगा बंटी अकेला? मैं भी जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। बंटी भैया कोई लाट साहब है जो अकेला जाएगा? और अम्मी ने गुस्से में आकर कुर्सी पर एक लात जमा दी। अम्मी! डॉक्टर साहब गुस्से में दहाड़े तो बंटी का मुस्कुराता मन भी जैसे एक क्षण को सहम गया। कैसे डांटते हैं सब आदमी लोग शायद। अम्मी को तो पै बोल गई। रोता भन्नाता हुआ भीतर चला गया।
अब बोलो ना कि हमारी गाड़ी है, हमारी इमेज है। बंटी भैया को घर भेज दो। मम्मी अम्मी को गोद में उठा लाई। चलो, तुम लोगों को मैं घुमाने ले जाऊंगी, खूब सारी चीज़ें दिलवाऊंगी। ले जाओ, गाड़ी तो हमारे पास रहेगी, पैदल पैदल घुमा लाना। बहुत हुआ, तांगा कर लेना। खटर खटर करता रहेगा। रात में सोया तो ख्याल आया आज पापा को चिट्ठी लिखनी थी। अब आज नहीं, कल लिख देगा या फिर कभी। आंखें बंद करते ही कमरा सड़क पर निकल आया। लंबी सीधी सड़क उन्हीं मैदानों की ओर जाती हुई, और उसकी मोटर दौड़ रही है। किसी तरह विभू और कैलाश देख लें। एक बार टीटू के यहाँ झांकता चले। अमी तुम नहीं, जोत तुम भी नहीं, सकून तुम भी नहीं, केवल बंटी। बंटी नाराज है, बंटी को खुश करना है। एकाएक लाल तिकोन पर जैसे किसी ने ढेर सारी स्याही पोत दी। डॉक्टर साहब ने 6 बजे आने को कहा था। वैसे तो वह 8 बजे आते हैं, पर आज उनके लिए अपने मरीज भी छोड़कर आएंगे। बंटी 5:30 बजे से ही तैयार है। कितने दिनों से उसने कोई चीज़ ही नहीं खरीदी, आज खरीदेगा। जोत के लिए भी खरीदेगा, और चलो अम्मी के लिए भी खरीद ही लेगा। वह तो है ही पापी। मन में सब कुछ लुटा देने वाली उदारता समा रही है। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर घड़ी देख रहा है। पापा आते हैं, तब भी वह इसी तरह पगलाया पगलाया फिरता है। आज पापा और डॉक्टर साहब के चेहरे भी तो घुल मिल जा रहे हैं। पापा की बात सोचो तो डॉक्टर साहब का चेहरा याद आ जाता है, और डॉक्टर साहब की बात सोचो तो पापा का चेहरा। जैसे दोनों चेहरे एक ही हो गए, अलग अलग रहे ही नहीं। और जादू से चेहरा बदल सकता है, तो दो चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं, हो ही गए हैं। आज कहीं बात करते करते वह डॉक्टर साहब को पापा ही ना कहने लग जाए। जोत और अमी को मम्मी ने पढ़ने बिठा दिया। जरूर कुछ लालच दिया होगा। हो सकता है मम्मी कल दोनों को घुमाने ले जाएं। डॉक्टर साहब की डांट के सामने अमीराम तो ठंडे। 6 बज गए, अब तो आते ही होंगे। बीमारों की भीड़ में आने भी तो आसान नहीं है। सवेरे तो वे खुद अपनी आंखों से देखते हैं, सारी बेंचें और कुर्सियां तो भर जाती हैं। जमीन पर भी जैसे जगह नहीं रहती। सबसे बड़े डॉक्टर हैं शहर के। पहली बार बंटी के मन में डॉक्टर साहब को लेकर गर्व जागा, जैसा मम्मी को लेकर अक्सर जागा करता था। डॉक्टर साहब को लेकर भी वह गर्व कर सकता है। डॉक्टर साहब उसके भी कुछ हैं। कहीं हल्के से पापा की तस्वीर तैर गई। 6:30। अब बंटी को बेचैनी होने लगी। मम्मी तो ऐसे आराम से बैठी हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि आज 6 बजे जाने का कोई प्रोग्राम भी है। और फिर समय के साथ साथ बंटी की बेचैनी दुख और गुस्से में बदलने लगी। 7 बजे के करीब कंपाउंडर ने आकर बताया डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे कि तभी वर्मा साहब के हार्ट अटैक आ गया। मुझे यहाँ खबर करने को कहकर भेजा है। रोगियों के मारे मैं भी जल्दी नहीं आ सका। बंटी ने खींच खींच कर जूते मोजे उतार फेंके। झूठ, सब झूठ। खाली खाली उसे बहकाने के लिए कह दिया। नहीं ले जाना था तो क्यों कहा था? अम्मी अंगूठा छिपाकर टिलिली करता हुआ निकल गया। तो मन हुआ गला पकड़कर दबा दे उसका। किसने कहा था कि उसे ले जाओ ड्राइव पर? वह क्या जानता नहीं कि यह घर उसका नहीं है, यहाँ की कोई चीज़ उसकी नहीं है, वहाँ का कोई आदमी उसका नहीं है। वहाँ तो अपना घर होगा, अपने लोग होंगे बेटे, सब झूठ। यहाँ तो मम्मी भी उसकी नहीं रह गई हैं। मन हो रहा है मम्मी के कमरे में एक एक चीज उठाकर फेंक दे, घर की सारी चीजें चकनाचूर कर दे। गुस्से से भन्नाते हुए उसने अलमारी खोली। बस इसी पर तो उसका अधिकार है। एक एक खिलौना निकाल कर फेंक दिया, एक एक कपड़ा कमरे में छितरा दिया। बंटी, झपट कर मम्मी ने बाह पकड़ ली। यह क्या पागलपन मचा रखा है? बंटी ने पूरी ताकत लगाकर अपने को छुड़ा लिया और कपड़ों को पैरों तले रौंदने लगा। लो, लो और लो। अभी अक्ल भी आएगी तुझे या नहीं? जब देखो घर में किसी न किसी बात पर तूफान मचाए रखता है। मैं जितना चुप रहती हूँ उतना ही शोर शेर हुआ जा रहा है। मम्मी ने उसे पलंग पर पलटकर दोनों हाथों से दबोच लिया। कोई बात नहीं समझेगा, मौका बेमौका कुछ नहीं देखेगा, बस चुप करो। बंटी पूरी ताकत से चीखा और फिर बेहद थका। पिटासा फूट फूट कर रो पड़ा। आंसू हैं कि उफनते चले जा रहे हैं। जरा मम्मी की पकड़ ढीली हुई कि छिटक कर उठा और रंगों की शीशियों वाला डिब्बा उठाकर दे मारा। खड़खड़, झन। कुछ शीशियां साबुत लुढ़क गईं, कुछ चकनाचूर हो गईं। तड़ाक, और शीशियों से
बिखरे ढेर सारे लाल पीले रंग एक दूसरे में मिलकर तेजी से घूमे और जहां के तहां स्थिर हो गए। मारो और मारो। बंटी खुद ही पलंग में औंधा धस गया। अमी, जोत, बंसीलाल, मम्मी सब आगे पीछे घूम रहे हैं। सबकी आवाजें भी। फैले हुए रंग दलिए में बदल जाते हैं। मत चढ़ाओ बहूजी इतना माथे। देखना एक दिन आप ही। बंटी इस तरह करते हैं बेटे। एक प्यार भरा थरथराता हाथ। तड़ाक। एक थप्पड़। ढेर सारी शीशियां टूट जाती हैं। ढेर सारे रंग बिखर जाते हैं। आवाजें कहीं बहुत दूर से आ रही हैं, पता नहीं कहां से। क्या कर दिया तूने आज? इतना तो रो रो कर प्राण दे दिए। क्या? ओह, कैसी बात करती हो तुम। इतना सीवियर हार्ट अटैक था? मुझे शायद रात में भी वहीं रहना पड़े, वरना तो बिल्कुल। बंसीलाल, गर्म पानी रखो नहाने का। जब तक तुम एक प्याला चाय दो जरा। बस। और कुछ नहीं। बंटी के लिए एक शब्द भी नहीं, जैसे वह कहीं है ही नहीं। एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो बताओ 360 किलोमीटर चलने में कार एकदम चलते चलते रुक जाती है। हार्ट अटैक। अटैक यानी हमला। वर्मा साहब का लंबा चौड़ा शरीर लेटा है और ढेर सारे सिपाही बंदूक ताने उन पर अटैक कर रहे हैं, ठाएं ठाएं। बहुत दिनों से उसने बंदूक नहीं चलाई। आज वह जरूर चलाएगा। वह भी अटैक करेगा, ठाएं ठाएं। वर्मा साहब की छाती पर घाव ही घाव हो गए हैं। कभी उसके हार्ट पर अटैक हो जाए तो उसे भी उतने ही घाव हो जाएंगे। टन टन टन। घंटी बजती ही जा रही है। दूसरे सर आ गए। क्लास में बहुत शोर हो रहा है। सर ने स्केल को मेज पर पीटते हुए कहा, चुप करो बच्चों, चुप। वह अब हमेशा चुप रहा करेगा। कभी किसी से नहीं बोलेगा। जोत से भी नहीं, मम्मी से तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे घर पास आ रहा है, मन ही मन में जैसे एक अजीब सी दहशत समा रही है। सवेरे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब घर के दरवाजे पर उतरता है तो जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। लाल तिकोन। वह खड़ा खड़ा उसे ही घूरता रहता है। उसमें बना हुआ लटका तिलिली करता हुआ चारों ओर घूमने लगता है। माँ दोनों बच्चों को दोनों हाथों से पकड़कर चल पड़ती है। चलो, मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ। इस देश में तो 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। इस देश में ही नहीं, इस घर में भी 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। वहां तो बच्चे भी होंगे बहन जी। चलो अच्छा हुआ, यहाँ अकेला अकेला कैसा डांव डांव डोले था। नहीं, बस कुल 2 बच्चे। बंटी ने बस्ता वहीं टिका दिया और खड़ा खड़ा सड़क देखता रहा। भीतर जाने की इच्छा नहीं हो रही। भीतर वह जाएगा भी नहीं। वह सड़क पर ही दौड़ता चला जाएगा। दौड़ता चला जाएगा। पर कहाँ? लेकिन इस बार यह कहाँ भी उसे रोक नहीं सका और वह सचमुच दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जब वह अपने घर के फाटक पर पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। पता नहीं दौड़ने से, पता नहीं डर से। अपना घर, अपना बगीचा, पर फिर भी जैसे कुछ भी अपना नहीं लग रहा है। घर की सारी खिड़कियां बंद हैं और दरवाजे पर ताला लटक रहा है। वह भीतर जा ही नहीं सकता। अपने घर में कभी ऐसा हो सकता है कि चाहो तो भी अंदर नहीं जा सकते। वहां अपना घर होगा बेटा। हाँ, वहां भी नहीं जा सकता, जाएगा भी नहीं। तभी सड़क पर से 2 आदमी बातें करते हुए निकल गए। बंटी मेहंदी की आड़ में हो गया, कोई देख ना ले उसे। फिर अपने बगीचे का चक्कर लगाया। क्यारियां नम थीं। सर्दियों में माली दादा दोपहर में ही पानी दे देता है। वह एक एक पौधा देखने लगा, एक एक पत्ती छू छू कर। सिरे पर आम का पौधा, कितनी नई पत्तियां आ गई हैं। सारा बगीचा घूम कर देख लिया। अब मम्मी, अमी और जोत लौट आए होंगे। उसे ना देखकर मम्मी बंसीलाल से पूछ रही होंगी, पता नहीं बरामदे में रखा बस्ता देखा होगा या नहीं। परेशान मम्मी, इधर उधर देखती हुई मम्मी, आवाज देती हुई मम्मी। अच्छा किया यहाँ चला आया। अब वह यहाँ से जाएगा ही नहीं। कभी, कभी नहीं जाएगा। पापा, बंटी भैया घर में है ही नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर साहब के माथे पर बल। मम्मी की गीली आंखें, पीला हो आया चेहरा। मम्मी प्रिंसिपल होकर भी डॉक्टर साहब से डरती हैं। यहाँ थी तो बोलती ऐसे थी जैसे सबको डांट रही हों। खाली उसे प्यार करती थी। वहाँ उसे डांटती हैं और सबको। अच्छा है, आज पता लगेगा। मन ही मन में एक संतोष है।
कुछ ऐसा कर डालने का जो नहीं करना चाहिए, मम्मी को परेशान करने का। कोई सड़क से गुजरता है तो बंटी छिप जाता है, कहीं हीरालाल या माली दादा ही इधर से आ जाएं और उसे देख लें तो बस सारा खेल खत्म। पर यह तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ आकर शाम का अंधेरा और भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। अब टीटू के घर की बत्तियां जल गईं। एक क्षण को उस रोशनी से जैसे राहत मिली। वहां चला जाए। अरे, हमने तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे तुम्हारे वहां, यूं डोले डोले फिरे रहे हो। दत्त वहां नहीं जाएगा। बाहर का अंधेरा अब मन में उतरने लगा। डर, एक अजीब सा डर। मम्मी उसे देखने आई, क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ख्याल ही नहीं आया हो कि बंटी घर में है ही नहीं, या कि डॉक्टर साहब ने कह दिया हो कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा और चलती चलती मम्मी रुक गई हों। अब यदि मम्मी रात तक नहीं आई तो वह फाटक पर खड़ा होकर सड़क की ओर देखने लगा। अब तो उधर से कोई आ भी नहीं रहा। यह सड़क तो वैसे ही बहुत सुनसान हो जाती है। कोई आए और उसे देख ले, या वही किसी को देख आते जाते देखता रहे, पर कोई नहीं। बंटी पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ से तो दूर तक दिखाई देता है, कोई मोटर, कोई पैदल, पर कोई नहीं। गालों पर से आंसू बहने लगे। उपेक्षा, अपमान। मन हुआ ऊपर से कूद पड़े, खूब घाव हो जाएं, हार्ट अटैक। उसके आंसू मम्मी के गालों में बहने लगे। बंटी, बंटी। नीचे उतरा तो एक गुस्सा, दहशत, अपने को ही मारे, हाथ पैर तोड़ डाले। पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई और सटाक सटाक मेहंदी को सूड़ना शुरू किया। अभी भी कोई नहीं आया। फूल पत्ते नोचने शुरू किए। कोई काला पाप वाप नहीं लगता। तोड़ तोड़ कर पेड़ की ढेर लगा दिया। अपने ही बोए फूल पत्तों को तोड़कर, रौंद कर, जैसे एक संतोष मिल रहा है। अभी भी कोई नहीं आया। और फिर खुद ढेर होकर घास पर लेट गया, भूखा, ठिठुरता हुआ, रोता हुआ। एकाएक लगा जैसे घर का दरवाजा खुला और फटी फटी आवाज में गाती हुई फूफी आ रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल। सांस जहां की तहां रुक गई, आंखें मिच गईं। पर फूफी है कि बढ़ती चली आ रही है। फूफी का भूत। फूफी मर गई और रानी मर गई, पर उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए। सो वह चिड़िया बनकर उसी के कमरे में। फूफी के प्राण भी इसी तरह कमरे में अटके रह गए। मुदी आंखों से ही दिखाई दे रहा है, एक सफेद आकृति हवा में लटकी हुई कसरत कर रही है। 1 2 3 4। बंटी सांस रोके कहीं डूबता चला जा रहा है, गहरे, खूब गहरे में। छुन छुन। यह सोनल रानी की पायल है। अब तक राजा के सारे बच्चों को खत्म कर दिए। वह भूखी तो मरेगी नहीं। आवाज पास आती जा रही है और बंटी और गहरे में डूबता जा रहा है। घर घर। सोलर रानी की सांस ऐसी ही होती होगी। खट। अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं और फिर एक हाथ छाती पर। अटैक। मुझे मत मारो। एक घुटी हुई चीख, पता नहीं निकली भी या नहीं, पर हाथ जैसे छाती में घुस ही गया। बंटी, बंटी। किसी ने बाहों को पकड़कर बैठा दिया। वह फटी फटी सी आंखों से देख रहा है। कौन है सामने? तू यहाँ यहाँ पड़ा है तू जब से? कोई उसके कंधे बुरी तरह झकझोर रहा है। धीरे धीरे अंधेरे में एक चेहरा साफ होकर उभरता है। बदहवास सा चेहरा, लाल आंखों वाला चेहरा। बोल, बोल। तू क्यों यह सब करने पर तुला हुआ है? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी में जहर घुलने को तुला हुआ है? कौन सा कष्ट है तुझे वहां पर? क्या तकलीफ है? ओह! पर मम्मी को देखकर कोई तसल्ली नहीं हो रही है, कोई डर भी नहीं लग रहा, कुछ भी तो नहीं लग रहा। रोज एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज एक तमाशा। कोई कब तक सहेगा और आखिर क्यों सहेगा? बाएं गाल पर तड़ तड़ की आवाज़ हुई। मम्मी ने शायद मारा है। ठीक है, तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, मैं भेज दूंगी, वहीं रहो। मम्मी उसे घसीटती हुई ले गईं और एक तरफ से उठाकर गाड़ी में पटक दिया। वह न चला, न गाड़ी में चढ़ा। मम्मी अभी भी कुछ न कुछ बोले जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे कुछ लग भी नहीं रहा। मम्मी को शायद
पता ही नहीं कि सोलर रानी तो उसे डर। अब तो मम्मी की बात सुनाई भी नहीं दे रही है। धन्यवाद। अगले पार्ट को सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।